स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों कैसे हैं हम सब। आज यह हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री का एमसीक्यू का भाग 2 है, मतलब वीडियो 2 है। ये दूसरा भाग है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने पहला भाग देख ही लिया होगा और आप सभी को बेहद पसंद भी आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें पूछा गया सवाल नंबर 1 में, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त सामग्री तथा धातु खंडों से पता चलता है कि यहाँ के निवासियों को अनेक प्रकार की धातुओं का ज्ञान था, किंतु किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो देखिए, उन सभी को हर धातु का लगभग ज्ञान था, जैसे कि स्वर्ण, तांबा और चांदी, लेकिन लोहे का ज्ञान उनको नहीं था। तो ऐसे सवालों के ध्यान से आपको सुनना और पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे को ऐसा लग सकता है कि उस समय ये मोहनजोदाड़ो का समय बहुत ही ज़्यादा पुराना था, तो हो सकता है उस समय लोहे का इस्तेमाल किया जाता हो, लेकिन ऐसा नहीं था। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 के बारे में। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मूर्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंध की सभ्यता से संबंध लोग थे। जब मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मूर्तियां जब मिला तो उस समय जो लोग थे, जो उस समय जो लोग रहते थे, वो शैव लोग थे, शैव से संबंधित लोग थे। ठीक है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 के बारे में। मोहनजोदाड़ो के खनन कार्य से पता चलता है कि वहाँ एक के नीचे अनेक नगर चक्र के कारण ध्वंस हुए हैं। इन नगरों की संख्या कितनी है? सही उत्तर होगा डी 3। अब आइए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 है, हड़प्पा एक अन्य प्राचीन नगर का ध्वंसावशेष है जिसका पता मोहनजोदाड़ो की खुदाई के बाद चला। यह स्थान कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 4 का जो सही उत्तर होगा वो है डी, पाकिस्तान के माटगोमरी जिले में। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ? आइए इसके बारे में जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा सी, नहीं माफ करिए, इसका सही उत्तर होगा डी। ठीक है। पंजाब, सिंध, काठियावाड़, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत तथा गंगा यमुना के द्वाब तक सिंधु घाटी का विस्तार हुआ था। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 के बारे में। मोहनजोदाड़ो नामक टीले के नीचे कोई प्राचीन नगर बसा हुआ था। इसका पता श्री मार्शल और श्री राखाल दास बनर्जी ने किस सन में किया था? बहुत ही अच्छा सवाल। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1920 में। ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। मोहनजोदाड़ो में पुरातात्विक खनन कार्य कब स्टार्ट किया गया था, कब शुरुआत किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा बी, 1 मिनट, सन 1922 में शुरुआत किया गया था। क्योंकि 1920 में इसके बारे में मालूम पड़ा तो भाई 1922 में इसका शुरुआत किया गया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा डी, सिंध भाषा का शब्द है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुर्दों का टीला। इसके बारे में ज़्यादातर बच्चों को तो मालूम ही है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 के बारे में। मोहनजोदाड़ो एक प्राचीन नगर का ध्वंसावशेष है। इस परंपरा के कुछ अन्य नगरों का भी पता चला है। कहा जाता है कि मोहनजोदाड़ो की सभ्यता ईसा से है, मतलब अरे कब से है? तो आइए जानते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, करीब 3000 ईसा पूर्व, मतलब कि अगर आज का समय जोड़ा जाए तो तकरीबन 5500 साल हो चुके हैं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 के बारे में। बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बहुत ही अच्छा सवाल है, 1 मिनट। तो बौद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो है इसका सही उत्तर ए, बोध गया। तो इसको आप इसी तरीके से भी याद कर सकते हैं। बौद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया। ओके। बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 के बारे में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? तो काफ़ी आसान सा सवाल है, इसके बारे में आप सभी को मालूम ही होगा। तो इसका सही उत्तर होगा सी, महात्मा बुद्ध जी ने। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 के बारे में। अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल के हैं? तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त वंश के जो राजा थे, शासक थे, उस समय के चित्र अजंता की गुफाओं में आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 के बारे में। गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या है? इस प्रश्न को ध्यान से आप सुनिए। यहाँ पे बात किया गया गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा ए, उद्योग धंधों व कृषि को प्रोत्साहन। यही कारण था कि गुप्तकालीन को एक स्वर्णकाल भी कहा जाता है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 के बारे में। गुर्जर परिहार वंश की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा सवाल। इसका सही उत्तर होगा ए, नागभट्ट ने की थी। बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 के बारे में। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कारक का श्रेय निम्न में से किस युग को था? बहुत ही अच्छा सवाल। तो प्रश्न नंबर 16 का जो सही उत्तर होगा वो है आपका बी, गुप्त युग में। तो गुप्त युग भाई उस समय कई सारे आविष्कार हुए थे, जैसे मैथ में, मतलब गणित में, साइंस में काफ़ी कुछ उस समय आविष्कार हुए थे। इसी कारण उस काल को एक स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा।
अब आइए देखेंगे प्रश्न नंबर 18 के बारे में। दो महाकाव्य रामायण और महाभारत का संहिताकरण गुप्तकाल के दौरान संभवतः किस शताब्दी में हुआ? तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चौथी शताब्दी। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 19 के बारे में। प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य के चरमोत्कर्ष का युग कौन सा था? तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब जैसा कि आप सभी लोग इस सवाल का सही उत्तर दे सकते थे खुद से, क्योंकि हमें बात किया जा रहा है कि प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य के चरमोत्कर्ष मतलब उस समय सबसे ज़्यादा अपने पीक पर सबसे ज़्यादा बढ़ावा किसके शासनकाल में था, मतलब किस युग में था? तो जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूं कि गुप्त युग को, गुप्त काल को एक स्वर्ण काल को भी कहा जाता है। तो आप अपने मन से ये सवाल सही कर सकते थे। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 20 के बारे में। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाग्भट। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 21 के बारे में। खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम किसका था? अब देखिए उस समय खगोल शास्त्र को कितना ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था। तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक मिनट, आर्यभट्ट को। तो इसके बारे में तो ज़्यादातर बच्चों को मालूम ही होगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 22 के बारे में। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त। जो गुप्त राजवंश था उस समय उन पर जब हूणों का आक्रमण हुआ तो उनसे गुप्त काल पर गुप्त जो समय था, गुप्त के जो राजा थे उन पर काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा था। बात करेंगे प्रश्न नंबर 23 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? बहुत ही अच्छा सवाल। प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिनार है, जो कि गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। ठीक है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 24 के बारे में। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर की थी? बहुत ही शानदार। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर कभी एंशियंट या फिर मतलब अगर गुप्त काल से कोई भी सवाल पूछा गया तो ये सवाल एकदम श्योर है कि ये आना ही आना, या फिर प्राचीन इतिहास के बारे में कोई सवाल पूछा गया तो ये ज़्यादा चांस है कि सवाल पूछा जा सके। तो प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर होगा ए, गुप्त काल। अब ये खुद से आप सोच सकते हैं कि जब किसी भी काल में जब स्वर्ण काल होगा, इसका मतलब वहाँ पर सभी को समानता के मतलब उस पर देखा जाएगा और पुरुष और स्त्री पर ज़्यादा भेदभाव नहीं होगा और सभी लोगों को कहीं ना कहीं व्यापार करने का एक छूट मिलेगा और मैथ, साइंस और खगोल शास्त्र जैसे और उद्योग पर सभी चीज़ पर बढ़ावा दिया जाएगा। तो आप ये खुद से भी सोच सकते थे। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 25 के बारे में। निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहाँ अध्ययन किया था? बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो प्रश्न नंबर 25 का जो सही उत्तर होगा वो है ए, हनेन सांग। ठीक है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यह वीडियो आप सभी को पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में जल्द ही। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।